हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट, एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर 16 to 20th सेंचुरीज, यानी हम किसान, जमींदार और राज्य चैप्टर पढ़ रहे हैं। मुगल कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में कृषि, जमींदारों और मुगल साम्राज्य की स्थिति क्या थी। चैप्टर नंबर 4 है, लास्ट चैप्टर है यहाँ पर बुक सेकंड का, क्लास 12 हिस्ट्री का, सीबीएसई बोर्ड का। आइए चैप्टर को शुरू कर लेते हैं और इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉपिक नंबर 1.1। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले मैं स्क्रीन को वाइड कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लुकिंग फॉर सोर्सेज यहाँ पर लिखा होगा, तो मैं आपको समझा दूँ बच्चों कि यहाँ पर 3 मार्क्स का और 1 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लुकिंग फॉर सोर्सेज को आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा कि अगर हमको सोर्सेज जानने हैं, मुगल एग्रेरियन सोसाइटी को जानना है। देखिए, अगर आप मुगलों के समय के कृषि समाज को समझना चाह रहे हैं, मुगल एम्पायर जो था जिसमें कि बाबर, औरंगजेब, अकबर इन्होंने रूल किया था, उसमें जो एग्रीकल्चरल रिलेशन थे, लोग कैसे टैक्स देते थे, कृषि में कर कितना था, कौन कौन सी फसलें उगाते थे, फार्मर्स की कंडीशन क्या थी, जमींदारों का रोल क्या था, और मुगल साम्राज्य के जो रूलर थे उनके जो अधिकारी ऑफिसर्स थे, जैसे दीवान हो गया, अमीन हो गया, ये बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे कैसे काम करते थे, कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था, ये सारे प्रोसेस को अगर जानना है तो हमें सोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा, कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो वही टॉपिक है 1.1, लुकिंग फॉर द सोर्सेज, यानी स्रोतों की तलाश। हम ऐसे स्रोतों की तलाश करेंगे जिससे हम समझ पाएँ कि मुगल ग्रामीण जो समाज था, मुगलों का जो कृषि समाज था, वो कैसे काम कर रहा था, रूरल सोसाइटी कैसी थी और उनका एग्रीकल्चरल सोसाइटी कैसा था। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है जो रूरल सोसाइटी को समझने की, वो किसानों से नहीं आती है, पीजेंट से नहीं आती। जैसे यहाँ पे लिखा होगा, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग्स ऑफ रूरल सोसाइटी डज नॉट कम फ्रॉम दोज हु वर्कड द लैंड एज पीजेंट्स डिड नॉट राइट अबाउट देमसेल्व्स। यानी किसान जो होते हैं, हमको पता है कि किसान आमतौर पर प्राचीन काल में उनकी दशा आमतौर पर बहुत अच्छी नहीं होती थी कंडीशन, और आमतौर पर वो अपने बारे में बहुत कुछ लिखते नहीं थे क्योंकि इतना लिटरेसी, साक्षरता उस समय होती नहीं थी। तो रूलर्स ही आमतौर पर कुछ ना कुछ लिखवाते थे। इसलिए अगर हमें ये पता करना है कि मुगल एम्पायर में अलग अलग रूरल एरियाज में फार्मर्स की कंडीशन कैसी थी और हम सोर्सेज फार्मर्स के ढूंढेंगे, तो फार्मर्स आमतौर पर अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखते थे। अवर मेजर सोर्स फॉर द एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ द 16th and 17th centuries आर क्रोनिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मुगल कोर्ट्स। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 3 तरह के यहाँ पर सोर्सेज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जिन पर हम फोकस मोस्टली इस टॉपिक में करने वाले हैं। अगर आप मुगल एग्रेरियन सोसाइटी, मुगल ग्रामीण समाज, मुगल कृषि समाज के बारे में जानना चाहते हैं तो हम डिस्कस करेंगे आईन अकबरी बुक जो कि अबुल फजल ने लिखी है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर जो कि 16th-17th सेंचुरी में और 18th सेंचुरी में गुजरात और राजस्थान में डॉक्यूमेंट्स लिखे गए। और तीसरा हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिकॉर्ड्स है जो ईस्टर्न इंडिया में लिखे गए, उनकी हम बात करेंगे। तो मुगल कोर्ट जो था, मुगल साम्राज्य जो था, वहाँ पर जो भी क्रोनिकल्स यानी हिस्ट्री लिखी गई, डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज लिखे गए, क्योंकि अकबर, औरंगजेब, शाहजहां ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी बुक्स लिखवाई, अपने कोर्ट में क्रोनिकल्स लिखवाई। जैसे अकबर के टाइम पे अकबरनामा हो गया जिसका पार्ट है आईन अकबरी, और जहांगीरनामा जहांगीर के टाइम पे हो गया, बादशाहनामा भी शाहजहां के टाइम पे हो गया, आलमगीरनामा औरंगजेब के टाइम का हो गया। तो इनको जब स्टडी करेंगे तो मुगल एग्रेरियन सोसाइटी की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रोनिकल कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रोनिकल हो जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रोनिकल्स वाज द आईन अकबरी, इन शॉर्ट आइन आल्सो सेक्शन 8। वहाँ पर आपको जो चैप्टर वाला है, जिसको सिलेबस में तो नहीं है पर वहाँ पर इसकी जो डिस्क्रिप्शन दिया गया काफ़ी। तो अकबर के कोर्ट का जो हिस्टोरियन था, जो अकबर का फ्रेंड भी था, उसका नाम था अबुल फजल, और उसने जो है आईन अकबरी लिखी थी। आईन अकबरी अकबरनामा नाम के एक टेक्स्ट यानी क्रोनिकल का एक पार्ट था, बट सेपरेटली भी इसको आईन अकबरी अलग से बुक कहा जाता है। तो आईन अकबरी नाम की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट क्रोनिकल में, बुक में काफ़ी बड़ी जानकारी हमको मुगल एग्रेरियन सोसाइटी की मिल जाती है, जहाँ पर कि रिकॉर्ड की अरेंजमेंट्स मेड बाय द स्टेट टू इंश्योर कल्टिवेशन, यानी कि कैसे मुगल साम्राज्य में, मुगल एम्पायर में खेती बाड़ी को यानी एग्रीकल्चर को कैसे मेंटेन रखा जाए, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाए, राजस्व कैसे इकट्ठा किया जाए, ये सब स्टेट वहाँ पर रेगुलेट कर रहा था। और रिलेशनशिप जो था स्टेट के बीच में यानी मुगल एम्पायर के बीच में, और रूरल एजेंसीज यानी ग्रामीण संस्थाओं के बीच में, यानी पंचायत के बीच में, जमींदार के बीच में, किसानों के बीच में और जमींदारों के बीच का सारे रिलेशनशिप हमको आईन अकबरी में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मुगल एम्पायर के दौरान जो है मुगल आईन अकबरी को किस तरह से देखा
लिखा जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स तो आईने अकबरी अपने आप में है, लेकिन सेंट्रल पर्पस आईने अकबरी का क्या था? आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी थी, जो अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन था, अबुल फजल जो है अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन था, उसने जो लिखा है इसको, उसने अकबर के एम्पायर को ऐसे प्रेजेंट किया है कि जैसे अकबर का जो एम्पायर है वो सोशल हार्मोनी के पीरियड में रहा हो, और एक स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास के रूप में उसने अकबर के एम्पायर को प्रेजेंट किया, मुगल एम्पायर को प्रेजेंट किया है। और कभी भी कोई रिवोल्ट हो, कोई असर्सन हो, यानी विद्रोह हो जाए, असर्सन हो जाए, रिवोल्ट हो जाए, प्रतिरोध हो जाए, तो ऑटोनोमस पावर अगर कोई भी करती है विरोध अकबर के शासन का या मुगलों का, तो मुगल स्टेट जो थी वहाँ पर ऐसी कंडीशन में थी कि वो उसको दबा देती थी। ठीक है, तो यानी कि इन द आइज ऑफ द ऑथर ऑफ द अकबर आइन प्री डेस्टिन्ड टू फेल, यानी कभी भी कोई विद्रोह मुगल साम्राज्य में होता तो आईने अकबरी कहती है कि उसको दबा दिया जा सकता था, उसका फेल होना निश्चित था। इन अदर वर्ड्स, वट एवर वी लर्न फ्रॉम द आईने अकबरी अबाउट पीजेंट्स रिमेन्स अ व्यू फ्रॉम द टॉप, यानी आईने अकबरी में जो कुछ भी लिखा गया है वो सब कुछ एक टॉप से देखा गया समाज का एक दृष्टिकोण है। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा सा हम आगे चल लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं कि आईने अकबरी के अलावा कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर कुछ सोर्सेज ऐसे भी हमारे पास जो मुगल कोर्ट के दूर लिखे गए थे, जैसे सोर्सेज इमेनेटिंग फ्रॉम रीजन्स अवे फ्रॉम द मुगल कैपिटल, यानी मुगल कोर्ट्स के दूर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे गए थे जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में कुछ डिटेल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मिलते हैं। डिटेल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? यानी विस्तृत रूप से लिखे गए राजस्व संबंधी दस्तावेज। यानी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी उस समय मुगल रूल था और वहाँ पर लोकल टाइम पे भी वहाँ पर रिकॉर्ड को मेंटेन किया गया होगा, जैसे कहाँ से कितने टैक्स लिया जाना है, कैश में कितना लेना है, क्रॉप के रूप में कितना लेना है, पीजेंट्स कहाँ पर कितने हैं, कौन कौन सी क्रॉप कहाँ पर बोई जा रही है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में। तो सारा रिकॉर्ड अगर राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से मिल जाता है तो इस तरह से हमको मुगल कोर्ट से फार अवे जा करके भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमको मुगल एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में जानने के मिल जाते हैं, जो कि 17th सेंचुरी के हैं और 18th सेंचुरी के हैं। अगर हम बात करेंगे कुछ और डिटेल्ड डिफरेंट रिकॉर्ड्स के बारे में, तो आपको पता है कि 1600 में इंडिया में ब्रिटिशर्स भी आ चुके थे एक फॉरेन पावर के रूप में, और बंगाल से इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। बंगाल का मतलब हुगली में इन्होंने 1651 में अपनी फैक्ट्री लगा दी थी। तो ये 17th सेंचुरी का पीरियड हो गया। तो जब बंगाल में ब्रिटिश बैठे हुए हैं, यानी ईस्टर्न इंडिया में बांग्लादेश और बंगाल का जो हिस्सा है वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, एग्जिस्ट कर रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी अगर स्टडी करते हैं हम, तो उससे भी यूजफुल डिस्क्रिप्शंस, यानी बहुत काम की जानकारी हमको एग्रेरियन रिलेशंस इन ईस्टर्न इंडिया, यानी कि जो पूर्वी भारत वाला ये वाला हिस्सा है, यहाँ के पूर्वी भारत के कृषि समाज के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, किसानों, जमींदारों और मुगल स्टेट के बीच में कैसा रिलेशनशिप था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इन द प्रोसेस दे गिव अस एन इनसाइट इनटू पीजेंट्स perception of and their expectations of fairness from the state और fairness from the state। यहाँ पर हमको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिल जाती है कि कैसे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है, सोर्सेस बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो थे किसानों, जमींदारों और स्टेट के बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट थे। यानी किसान कई बार जमींदारों से झगड़ा कर देते थे, कई बार जमींदारों का स्टेट से झगड़ा चलता था, लड़ाई चलती थी, किसानों और जमींदारों के कैसे रिश्ते थे। इस प्रोसेस में हमें ये भी जानकारी, इंसाइट, अंतर्दृष्टि मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है कि पीजेंट का जो परसेप्शन है, जो इनका नज़रिया है और जो उनकी उम्मीदें हैं, वो मुगल स्टेट के बारे में क्या है, कैसे वो उम्मीद रखते हैं मुगल स्टेट से। तो कुल मिलाकर के चैप्टर मैंने टॉपिक जो बहुत जल्दी से डिस्कस किया है, निचोड़ इसका क्या आता है मैं दोबारा आपको स्क्रीन को वाइड करके बता देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास आएगा कि कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास अवल हैं आते हैं कि जिसके बारे में मुगल एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं। तो 3 हेडिंग के अंदर हम बात कर सकते हैं। हमारे पास पहला जो सोर्स है यहाँ पर वो आता है आईने अकबरी प्रोवाइड अस द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द मुगल एग्रेरियन सोसाइटी, मुगल रूरल लाइफ। अदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन का दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है वो यहाँ पर है कि आपके 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी, और उस टाइम पीरियड में गुजरात हो गया, आपका राजस्थान हो गया, और महाराष्ट्र में जो भी रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे, राजस्व संबंधी दस्तावेज थे, वो लिखे गए, वो हमें जानकारी देते हैं मुगल टाइम के एग्रेरियन सोसाइटी के
बारे में, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके ईस्टर्न इंडिया में जो रिकॉर्ड्स रेवेन्यू के मेंटेन किए गए, उससे हमें पता चलता है कि किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो हैं, किस तरह के झगड़े जो हैं पीजेंट के चल रहे हैं, ज़मींदार के चल रहे हैं, और साथ में स्टेट के साथ चल रहे हैं, और पीजेंट कैसी होप रखते हैं ज़मींदार से या स्टेट से, और स्टेट का क्या रोल रहता है पीजेंट्स को कंट्रोल करने में। टॉपिक बहुत जल्दी से डिस्कस किया गया। आपको जो भी समझ में आता है, कोई डाउट आता है, जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।